हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे अध्याय 12 अम्ल, क्षार और लवण। इससे पहले कि हमने अध्याय 11 तक कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट SCERT क्लास 7th साइंस में जा कर के आप देख सकते हैं शेष अध्याय। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी बजाएं। चलिए शुरू करते हैं। अम्ल, क्षार और लवण। सत्यम अपने विद्यालय के वार्षिक उत्सव समारोह में जादू दिखा रहा था। उसने अपने हाथों में एक पीले रुमाल को हिलाया, फिर उसने पारदर्शी द्रव से भरे एक कांच के गिलास में रुमाल को डाला। गिलास में डालते ही रुमाल का रंग लाल हो गया। क्या सत्यम जादू जानता है? यदि नहीं तो ऐसा क्यों हुआ? यदि नहीं जानता है तो ऐसा क्यों हुआ मतलब कि उसने पारदर्शी द्रव से भरे, क्या है कि एक पीले रुमाल को हिलाया, फिर उसने पारदर्शी द्रव में भरे एक कांच के गिलास में रुमाल को डाल दिया। गिलास डालते ही रुमाल का रंग लाल हो गया। तो क्या सत्यम जादू जानता है? यदि नहीं तो ऐसा क्यों? और रुमाल में कौन सा पदार्थ था? गिलास में कौन सा द्रव था? रुमाल के रंग बदलने का क्या कारण था? आइए सत्यम के जादू का राज जानने के लिए हम कुछ क्रियाकलाप करके देखते हैं। क्रियाकलाप 1, 1 चम्मच हल्दी पाउडर लीजिए, इसमें थोड़ा पानी मिला करके पेस्ट बनाइए। स्याही, सोखता या छन्ना पत्र अर्थात फिल्टर पेपर या साधारण कागज पर हल्दी का पेस्ट लगा करके उसे सुखा लीजिए। अब इसकी पतली पतली पट्टियां काट लीजिए, इसे हल्दी पत्र कहते हैं। अब हल्दी पत्र की पट्टी पर एक बूंद साबुन का विलयन डालिए। क्या उसका रंग बदलता है? आप रास्ते से रंग बिरंगे फूलों जैसे गुड़हल, गुलाब, बेशरम अर्थात अखर या कर्मी, बोगनविलिया, कनेर आदि की पंखुड़ियाँ लीजिए। इन्हें छन्ना पत्र, सोखता पत्र, अखबारी कागज की एक पट्टी पर तब तक रगड़ें जब तक पंखुड़ियों का रंग छन्ना पत्र पर उतर न जाए। इनमें बने पत्र पर विभिन्न प्रकार के विलयन डालते हैं। अब इसके रंग में क्या बदलाव आता है? आप इस क्रियाकलाप को कर सकते हैं। चलिए आगे। चूने का पानी बनाने की विधि रासायनिक परिवर्तन अध्याय में बताई गई है। हल्दी पत्र, गुड़हल पत्र और कर्मी पत्र पर चूने का पानी डालने पर कुछ में रंग बदलता है और कुछ में नहीं। नींबू का रस उड़हल के रंग को गहरा गुलाबी कर देता है। मतलब नींबू का रस उड़हल के रंग को गहरा गुलाबी कर देता है, परंतु हल्दी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जबकि साबुन के विलयन में हल्दी को लाल कर देता है और उड़हल को हरा कर देता है। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता? इनकी सूची जरूर बनाएं। नींबू के रस जैसा परीक्षण देने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं? इनकी सूची बनाएं। ऐसे पदार्थ अम्लीय कहलाते हैं। साबुन के विलयन जैसा परीक्षण देने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं? इनकी सूची बनाएं। और ऐसे पदार्थ क्षारीय कहलाते हैं। नींबू के रस का स्वाद कैसा होता है? इस प्रकार के पदार्थ प्रायः अम्लीय होते हैं। हल्दी जैसे पदार्थ जिनकी मदद से हम किसी पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने की जांच करते हैं, उन्हें हम सूचक कहा जाता है। तो सूचक किसे कहेंगे? सूचक किसी पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने की जांच करते हैं, उन्हें हम सूचक कहते हैं। गुड़हल एवं बेशरम की पंखुड़ियों का रंग भी इसी प्रकार का सूचक होता है। इस प्रकार के लिए और प्राकृतिक सूचक भी होते हैं। चेतावनी: जिन पदार्थ के खाद अखाद्य होने के बारे में आप नहीं जानते हैं, उसे न चखें और न ही खाएं। माता पिता या शिक्षक से पूछ करके ही अनजान पदार्थ का स्वाद लें। सूचक क्या है? लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। तो सूचक क्या है? सूचक जो होते हैं, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है। लिटमस लाइकेन नामक फफूंद और शैवाल के
कॉलोनी के एक्सट्रैक्ट से बनाया जाता है। लिटमस जो है, लिटमस किससे प्राप्त हुआ या किससे बनाया जाएगा? तो लिटमस को हम लाइकेन नामक फफूंद और शैवाल के कॉलोनी के एक्सट्रैक्ट से बनाया जाता है। क्रियाकलाप 3 करते हैं। नींबू के रस में थोड़ा पानी मिलाइए, ड्रॉपर की सहायता से इसकी एक बूंद लाल लिटमस पत्र पर डालिए। क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन होता है? इसी परीक्षण को नीले लिटमस पत्र के साथ दोहराइए। हम देखते हैं कि नींबू का रस नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि लाल लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं होता, अर्थात इसका रंग नहीं बदलता है। इसी क्रियाकलाप को उपरोक्त तालिका में दिए गए विलयन के साथ दोहराइए और अपने परीक्षण को तालिकाबद्ध कीजिए। क्या आपकी तालिका में कुछ ऐसे विलयन हैं जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं? उन्हें हम अम्लीय कहते हैं। अर्थात अम्लीय किसे कहेंगे? जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है उसे हम अम्लीय कहते हैं। और कुछ ऐसे भी विलयन हैं जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, उन्हें हम क्षारीय कहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ ये है, हमको यही याद रखना है कि क्षारीय किसे कहेंगे। तो क्षारीय उसे कहेंगे, क्षारीय का पहचान है कि जो नीले लिटमस को लाल कर दे, जो लाल लिटमस को नीला कर दे वो क्षारीय विलयन कहलाएगा, और जो नीला लिटमस को लाल कर देता है उन्हें हम क्षारीय, उन्हें हम अम्लीय विलयन कहते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी है, तो आप यहाँ से ये ज़रूर याद रखें। चलिए आगे, जैसे कि प्रत्येक विलयन का परीक्षण दोनों प्रकार के लिटमस पत्र पर करके ही अम्लीय एवं क्षारीय की प्रकृति स्पष्ट कीजिए। प्रत्येक परीक्षण के उपरांत लिटमस पत्र बदल दीजिए, गीले भाग को पूर्णतया फाड़कर हटा दीजिए। वे कौन से विलयन हैं जिनका नीले और लाल लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं होता? वे विलयन जिनका नीले और लाल लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उन्हें हम उदासीन विलयन कहा जाता है। अर्थात जिस पर न नीला और न ही लाल का प्रभाव पड़े उसे हम उदासीन विलयन कहा जाएगा। प्रत्येक विलयन इन तीनों समूहों में किसी न किसी समूह में अवश्य आ जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो प्रयोग करने में कोई गलती जरूर हुई है। क्या आपको कोई ऐसा विलयन मिला जो इन तीनों समूहों में नहीं रखा जा सकता? क्रियाकलाप 4 करते हैं। फिनोल्फ्थलीन के रंगहीन और गुलाबी सूचक लीजिए। अब उपरोक्त तालिका में दिए गए विलयन का बारी बारी से इन सूचकों पर परीक्षण कर उन्हें तालिकाबद्ध कीजिए। शिक्षक के द्वारा सूचक बनाना। फिनोल्फ्थलीन का रंगहीन सूचक विलयन विद्यालय प्रयोगशाला या अन्य विद्यालय के प्रयोगशाला से 5 ml विलयन लेकर के उसमें इतना पानी मिलाइए कि कुल आयतन 100 मिलीलीटर हो जाए, अथवा 1 मिलीग्राम फिनोल्फ्थलीन पाउडर को 100 मिली पानी में घोल करके 0.1% विलयन तैयार कीजिए। इस विलयन को छन्ने पत्र से छान लीजिए। आपका फिनोल्फ्थलीन का रंगहीन सूचक विलयन तैयार हो गया। फिनोल्फ्थलीन का गुलाबी सूचक विलयन। फिनोल्फ्थलीन के 10 मिली विलयन में इतना पानी डालें कि कुल आयतन 200 ml हो जाए। इसमें लगभग 1 ml चूने का पानी डालिए और गुलाबी सूचक विलयन तैयार है। यदि फिनोल्फ्थलीन के विलयन में पानी डालने से विलयन दूधिया हो जाए तब ही विलयन उपयोग में लाया जा सकता है। चेतावनी। फिनोल्फ्थलीन के सूचक विलयन से परीक्षण करते समय ये जरूरी है कि पदार्थ के विलयन की प्रत्येक बूंद डालने के बाद परख नली या बर्तन को अच्छी तरह हिलाया जाए। क्या आप बता सकते हैं कि अम्लीय विलयन का फिनोल्फ्थलीन के रंगहीन और गुलाबी सूचक विलयन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसी प्रकार क्षारीय और उदासीन विलयनों का रंगहीन और गुलाबी सूचक विलयन पर क्या प्रभाव पड़ता है?
क्या आप जानते हैं अम्ल का नाम और किसमें पाया जाता है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अम्ल का नाम एसेटिक अम्ल जो है ये सिरका में पाया जाता। एसेटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो सिरका में एसेटिक अम्ल पाया जाता है। क्या? एसेटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में, साइट्रिक अम्ल नींबू के कुल फल जैसे संतरा, नींबू आदि में पाया जाता। लैक्टस अम्ल दही में, ऑक्सैलिक अम्ल है पालक में, और एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी जैसे आंवला, सिट्रस फल में पाया जाता। टार्टरिक अम्ल इमली, अंगूर, कच्चे आम में पाए जाते हैं। आगे है क्षार। क्या पढ़ेंगे? क्षार का नाम और किस में पाया जाता? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जैसे साबुन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे दूधिया, मैग्नीशियम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। क्रियाकलाप जैसे शिक्षक की उपस्थिति में क्रियाकलाप 5। आप अपने विद्यालय या अन्य विद्यालय की प्रयोगशाला में निम्नलिखित रसायनों की परीक्षण सारणी के अनुसार सूचकों के प्रभाव को प्रदर्शित कीजिए। अपने परीक्षण को तालिका में लिखिए। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नमक का अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, गंधक का अम्ल, और तनु नाइट्रिक अम्ल, एसेटिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी। प्रयोगशाला में अम्ल और क्षारों के रखरखाव तथा उपयोग में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये संरचनात्मक प्रकृति के होते हैं जो त्वचा में जलन उत्पन्न करते हैं और उसे हानि पहुंचाते हैं। अम्ल और क्षार का आपसी संबंध या उदासीनीकरण। आपने देखा कि उदासीन विलयनों का सूचकों पर कोई प्रभाव नहीं होता। आपने ये भी देखा कि सूचक पर अम्ल और क्षार का प्रभाव एक दूसरे का उल्टा होता है। तब ये क्या संभव है कि अम्ल और क्षार को आपस में मिलाने से ऐसा विलयन जो उदासीन है? शिक्षक की उपस्थिति में किसी प्रश्नावली के 1/4 भाग को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या नमक का अम्ल से भर लीजिए। इसका रंग नोट कीजिए। फिनोल्फ्थलीन विलयन के रंग को भी नोट कीजिए। रंगहीन सूचक के 2-3 बूंद अम्ल में मिलाइए। प्रश्नावली को धीरे धीरे हिलाइए। क्या आपको अम्ल के रंग में कोई बदलाव दिखाई देता है? अम्लीय विलयन में ड्रॉपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा की बूंद डालिए। प्रश्नावली को धीरे धीरे हिलाइए। क्या विलयन के रंग में कोई बदलाव होता है? विलयन को निरंतर हिलाते हुए बूंद बूंद करके सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन डालना तब तक जारी रखिए जब तक गुलाबी रंग न आ जाए। अब इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नमक का अम्ल की 1 बूंद और मिलाइए। आप क्या देखते हैं? क्या विलयन पुनः रंगीन हो जाता है? फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1 बूंद मिलाइए। क्या रंग में कोई परिवर्तन होता है? क्या विलयन पुनः गुलाबी हो जाता है? यह स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारीय होता है तो फिनोल्फ्थलीन गुलाबी रंग देता है और इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो ये रंगहीन रहता है। जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। अम्ल और क्षार को एक निश्चित मात्रा में आपस में मिलाने पर विलयन की प्रकृति न तो अम्लीय रहती है और न ही क्षारीय। दूसरे शब्दों में अम्ल तथा क्षार दोनों की ही प्रकृति लुप्त हो जाती है। इस प्रकार बना विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय। इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। यह एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें एक नया पदार्थ बनता है। उदासीनीकरण के तत्काल बाद प्रश्नावली को स्पर्श कीजिए। आपने क्या अनुभव किया? उदासीनीकरण अपक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है। विमुक्त ऊष्मा से अभिक्रिया
मिश्रण का ताप बढ़ जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ बनता है जो लवण कहलाता है। लवण अम्लीय, क्षारीय अथवा उदासीन प्रकृति का होता है। इस अपक्रिया को हम इस प्रकार दिखा सकते हैं। अम्ल प्लस क्षार क्रिया करके लवण तथा जल और उष्मा का उत्पाद बनाते हैं। उदाहरण के लिए नमक का अम्ल, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहेंगे। नमक का अम्ल को कास्टिक सोडा के विलयन में उदासीन करने पर नमक बनता है जो लवण होता है। अर्थात HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाने पर सोडियम क्लोराइड और जल तथा उष्मा देता है। ध्यान रखें, सभी उदासीन विलयन लवण के विलयन नहीं होते। जैसे शक्कर का विलयन या स्टार्च का विलयन उदासीन तो होता है, पर शक्कर और स्टार्च लवण नहीं होता। चूने के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाइए, अपक्रिया मिश्रण गर्म हो जाएगा अथवा ठंड। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण जैसे कि अपचयन। हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl पाया जाता है। आप जंतुओं में पोषण अध्याय में पढ़ चुके हैं कि ये भोजन के पचाने में हमारी सहायता करता, लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो जाता है। कभी कभी अपाचन काफ़ी कष्टदायक होता है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसा कोई प्रति अम्ल लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता। क्या आपने घर में दादी माँ को पेट दर्द होने पर खाने का सोडा देते हुए देखा है? दादी माँ ऐसा क्यों करती हैं? चींटी एवं मधुमक्खी का डंक। क्या आपको कभी लाल चींटी ने काटा? क्या होता है? चींटी के काटने पर त्वचा में अम्लीय द्रव चला जाता है। अम्लीय द्रव अर्थात फार्मिक अम्ल चला जाता है, जिसके कारण त्वचा में जलन पैदा होती। डंक के अम्लीय प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट अथवा कैलेमाइन जिंक कार्बोनेट विलयन मिला करके उदासीन किया जा सकता, जिसके उपरांत त्वचा की जलन समाप्त हो जाती है। फिर मृदा उपचार। आपने कभी देखा है कि खेतों में फसलों की पैदावार या पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती? ऐसा इसलिए होता क्योंकि रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होने से मिट्टी अम्लीय या क्षारीय हो जाती है। यदि मिट्टी अधिक अम्लीय या अत्यधिक क्षारीय हो जाती है तो पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती। यदि मिट्टी अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसमें कली चूना, कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना जैसे क्षारों की उचित मात्रा डाल करके अम्लों की उदासीनीकरण के द्वारा पौधों की वृद्धि बढ़ाई जाती है। यदि मिट्टी क्षारीय हो तो उसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ मिट्टी में अम्ल विमुक्त करते हैं जो उसकी क्षारीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। कारखानों का अपशिष्ट। आपने सुना होगा कि नदियाँ एवं तालाब की मछली अधिक संख्या में मर गई या उसके शरीर पर घाव हो गए। कारखानों के कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। इसी अम्लीय पदार्थ के पानी में बहने से जलीय जीव नष्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि कारखाने के अपशिष्ट पदार्थ को पानी में विसर्जित होने से पहले क्षारीय पदार्थ मिला करके उदासीन किया जाता है। दांतों का क्षय अम्ल के कारण होता है। ये अम्ल हमारे मुंह में पाए जाने वाले कीटाणुओं से उत्पन्न होते हैं। भोजन करने पर इसके कण दांतों के बीच फंसे रह जाते हैं और इसी कण के सड़ने से कीटाणु उत्पन्न होते हैं। टूथपेस्ट जो एक क्षार है, इससे दांतों के अम्ल उदासीन हो जाते हैं और दांतों का क्षय रुक जाती है। क्या आप जानते हैं, आपने अखबारों में पढ़ा होगा या सुना होगा कि ताजमहल अपनी सुंदरता खो रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा अम्लीय वर्षा की क्षतिकारी
प्रभावों के कारण होता है। जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। वर्षा जल में ये अम्ल कहाँ से आते हैं? कारखानों से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं का क्षति पहुंचा सकती हैं। और जानते हैं हमने क्या सीखा? अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। वे पदार्थ जो ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय, वो क्या कहलाते हैं? वो उदासीन कहलाते। ऐसे पदार्थ जिनके द्वारा किसी पदार्थ के अम्लीय एवं क्षारीय होने की जांच करते हैं उसे हम सूचक कहा जाता। अम्ल और क्षार एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं। लवण अम्लीय, क्षारीय अथवा उदासीन प्रकृति के होते हैं। अम्ल प्रायः स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वा होता है तथा उनका स्पर्श साबुन जैसा होता है। इसी के साथ ही हमारा अभ्यास भी समाप्त होता है। तो हम मिलेंगे किसी एक नए अध्याय में। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।